अब्दुल हक यूनिवर्सिटी के डायनेमिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुजफ्फर शाह मीरी साहब, सदर महफिल, मेहमानाने जी वक़ार, वर्कशॉप के तमाम मुंतज़मीन और शुरका कराम, सबसे पहले मैं प्रोफेसर शाह मीरी और उनके रफ़िक़ा को एक अहम मौजू जदीद साइंसी और तकनीकी तालीम बज़रिए उर्दू मसाइल और हल पर वर्कशॉप का इनेकाद करने के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू ज़बान में साइंसी व तकनीकी तालीम के मसाइल को हल करने से पहले उर्दू ज़बान और साइंस के बाहमी रवाबित के तईं हमें अपना नज़रिया साफ करना ज़रूरी है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि साइंसी उलूम के हवाले से उर्दू ज़बान बेमाया है। इसके अंदर जदीद तकनीकी उलूम और मौज़ूआत को अंगेज़ करने की सलाहियत नहीं है। उर्दू महज शेरो गज़ल और दास्तानो अफसाने की ज़बान है। मरहूम शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने अपने एक मज़मून में लिखा है कि इब्तदा में यह ख़याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ाहिर किया। 19वीं सदी के अवाखिर में उनकी किताब आब हयात शाये हुई, जिसमें उन्होंने उर्दू ज़बान को साइंसी और इल्मी मज़ामीन अदा करने की कुदरत से महरूम करार दिया। इसके बाद ये तस्वुर पूरी उर्दू दुनिया में आम होता गया और आज भी आम तौर पर यही समझा जाता है कि उर्दू ज़बान में साइंसी व तकनीकी उलूम के बयान व इजहार की कुदरत नहीं है। फ़ारूक़ी साहब ने आज़ाद के इस ख्याल की शवाहिद व दलाइल की रोशनी में तरदीद की और लिखा कि जब उन्होंने यह बात लिखी, उससे बहुत पहले से साइंसी मज़ामीन उर्दू ज़बान में लिखे भी जा रहे थे और दीगर ज़बानों से उर्दू में उनके तर्जुमे भी हो रहे थे। इस सिलसिले में शहरा आफाक दिल्ली कॉलेज का ज़िक्र ज़रूरी है कि इसमें तमाम जदीद उलूम मसलन जोग्राफिया, रियाजी और कीमिया वगैरह की तालीम दी जाती थी और ज़रिए तालीम उर्दू था। दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी से तकरीबन 150 साइंसी किताबों के तर्जुमे 1857 से पहले किए जा चुके थे। हर शख्स इस कॉलेज के मेयार का कायल था, बल्कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट फिजिशियन और सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने 1852 में ये लिखा था कि मशरिकी शोबे का तालिब इल्म अपने मगरिबी हरीफ से साइंस में कहीं ज़्यादा पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन में तमाम उलूम बशमूल साइंस की तदरीस उर्दू ज़बान में की जाती थी, जबकि इस जामिया का एक वसी शोबा तसनीफ़ व तालीफ़ का भी था, जहाँ हमा वक्त साइंसी व इल्मी तराजिम का काम जारी रहता था। जामिया उस्मानिया ही के तहत साइंसी इस्तिलाहात का तर्जुमा भी बाकायदगी के साथ किया गया ताकि उन्हें दर्स व तदरीस में इस्तेमाल किया जा सके। यह एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हकीकत है कि 1947 तक तकरीबन 5 लाख साइंसी व इल्मी इस्तिलाहात का उर्दू तर्जुमा किया जा चुका था। इसी तरह उर्दू ज़बान में साइंसी तर्जुमे की खिदमत 1862 में सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए कायम करदा साइंटिफिक सोसाइटी ने भी अंजाम दी। इस सोसाइटी के तहत उर्दू ज़बान में साइंसी मज़ामीन का न सिर्फ तर्जुमा किया जाता था, बल्कि बाकायदा इज्तिआत और जलसों में उन्हें हाज़रीन को पढ़कर सुनाया जाता था। बाद के अदवार में उर्दू में कई साइंसी रसाइल भी निकाले गए, जिनमें अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का रिसाला साइंस खुसूसन काबिल ज़िक्र है। यह 1928 से 1946 तक पाबंदी से निकलता रहा। इस वक्त काउंसिल बराए साइंस
व सनती तहकीक से सेमाही साइंस की दुनिया और डॉक्टर असलम परवेज़ की इदारत में माहनामा साइंस आज भी शाये हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से उर्दू रसायल और अखबारात में साइंसी मज़ामीन शाये होते रहते हैं। उर्दू ज़बान में साइंसी मौज़ूआत पर किताबें भी शाये हो रही हैं। अकेले कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान से जदीद साइंसी मौज़ूआत पर अब तक 100 से ज़ायद किताबें शाये हो चुकी हैं। अलगरज़ उर्दू और साइंस के बाहमी रवाबित या उर्दू ज़बान में साइंसी मौज़ूआत के इजहार व अदा में कमज़ोरी का मफरूज़ा तारीख़ी एतबार से गलत है, अगरचे इस गलती का सिलसिला आज तक चला आ रहा है और आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि उर्दू ज़बान या उर्दू वालों का मिजाज साइंसी नहीं है। खुद उर्दू दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरान का भी यही ख्याल आज भी है। बस हमें सबसे पहले तो मजबूती के साथ इस मफरूज़े को रद्द करने की ज़रूरत है। जब तक ये वाहमा हमारे ज़हन व दिमाग से दूर नहीं होता, उस वक्त तक उर्दू में साइंसी व तकनीकी तालीम के मसाइल व मुश्किलात हल नहीं होंगे। इस मफरूज़े से निमटने के और उर्दू में साइंसी व तकनीकी तालीम के लिए ज़हनी आमादगी पैदा करने के बाद हमें उर्दू निसाब को इस तरह तरतीब देना होगा कि उसमें मौजूदा दौर के आलमी मसाइल और साइंस व टेक्नोलॉजी के मालूमात भी मौजूद हों। इसका तरीक़ा क्या हो सकता है, इस पर माहिरीन तालीम और निसाब तालीम की वज़ा व तरमीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग करेंगे। नए शुअरा और अदीबों की ऐसी तख्लीक़ात को सिलेबस में शामिल करना होगा जिनके ज़रिए उर्दू अदब से वाबस्ता तलबा व तालबात न सिर्फ़ अदबी व शेरी नशो नुमा हासिल करें बल्कि उनका फ़िक्री, इल्मी व साइंसी उफ़क़ भी वुसअत पज़ीर हो। आज के उर्दू निसाब में अखलाकियात, सेहत व तंदुरुस्ती, खेल कूद, जदीद साइंसी तरक्की और ईजादात, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के समाजी, मुआशी और जोग्राफियाई हालात, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की अहमियत व अफादियत, जनरल नॉलेज, जज्बे खैर सगाली और हमदर्दी, आपसी मेल जोल और अपने मुल्क के तारीख़ी, समाजी, जोग्राफियाई, मुआशी, इक़्तिसादी हालात, वाक़यात वग़ैरह जैसे मज़ामीन भी शामिल करने की अशद ज़रूरत है। हमें अपने ज़हन में ये बात बैठानी होगी कि जिस तरह मज़हब और साइंस में कोई टकराव नहीं, उसी तरह किसी ज़बान और साइंस में भी कोई तसादुम नहीं। ज़बान और साइंस का कोई मज़हब नहीं होता। साइंसी तालीम व तरक्की किसी मखसूस ज़बान के साथ मरबूत नहीं है, बल्कि साइंस इंसान की तहक़ीक़, मेहनत और जुस्तजू से तरक्की हासिल करती है। दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी साइंसी उलूम की कारफरमाई नज़र आती है। साइंस हमें तजर्बे के लिए देवमालाई कहानियों के बजाय हक़ाइक़ तक बराह रास्त पहुँचाती है। उर्दू ज़बान में अगर शेर व शायरी और अफसाना नवेसी के साथ साथ साइंसी मालूमाती मज़ामीन और टेक्नोलॉजी के असरात से रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर मुबनी मौज़ूआत भी पेश किए जाएं तो हमारे तलबा इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ख़ुद को किसी से कम महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अमूमन देखा गया है कि उर्दू वाले अपनी तदरीसी किताबों या अदबी तसानीफ़ में साइंस से मुतल्लिक़ किसी भी मौजू पर लिखने से गुरेज़ करते हैं या आम मफरूज़े के ज़ेर असर उसको दूसरे तर्ज का इल्म समझकर नज़रअंदाज करते हैं। हकीकत तो यह है कि उर्दू में साइंसी तदरीस के इम्कानात इस कदर हैं कि इस पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। उर्दू में साइंसी उलूम की कामयाबी के साथ तदरीस के लिए साइंसी उलूम को उर्दू में मुंतकिल करना इस दौर की अहम ज़रूरत है ताकि नई नस्ल को उर्दू ज़बान के ज़रिए साइंसी मौज़ूआत से मुतारिफ़ होने
اور سائنس کا ذوق و شوق پیدا کرنے کا موقع ملے۔ ہمیں ترجمہ نگاری کے ذریعے مغربی ممالک کے ترقی یافتہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کے علوم کو اپنی زبان میں منتقل کرنا ہوگا اور اسی کے بعد انہیں درس و تدریس کے سہارے لوگوں میں عام کرنا ہوگا۔ لیکن اردو زبان میں اس حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہے سائنسی اصطلاحات کا نہ ہونا۔ سائنسی علوم کے ترجمے کے دوران خاص طور پر اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل زبان خصوصاً طلباء و قارئین کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وضع اصطلاحات کا عمل انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح سائنسی علوم کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے کوئی مربوط پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے غیر منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ادارہ جاتی سطح پر منصوبہ بندی ضروری ہے۔ آپ کے ورک شاپ کے بعد وضع اصطلاحات کے سلسلے میں قومی اردو کونسل کے پاس کوئی تجویز آئے گی تو ہم اسے کمیٹی کے ذریعے منظور کرانے کی کوشش کریں گے۔ سائنس فکشن کا نہ ہونا بھی اردو میں سائنسی علوم کی تدریس کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے وہ قلم کار جو سائنس اور اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں اگر اس جانب اپنی توجہ مبذول کریں گے تو اس کے خاطر خواہ اور مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سائنس نے ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ شعری رویوں کو بھی تنظیم نو کی ہے۔ اگر اردو شاعری میں سائنسی مضامین کی بات کی جائے تو غزل ہی ایک ایسی صنف نظر آتی ہے جس میں سائنسی مضامین کو بیان کرنے کا کافی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شاعری خاص طور پر غزلوں میں شعوری طور پر جا بجا سائنسی عناصر، خیالات اور رجحانات کے ترجمانی استعاروں اور علامتوں کے پیرائے میں کی جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ طلباء اور اردو زبان سے وابستہ معلم سائنس کو ایک خشک اور غیر دلچسپ مضمون سمجھ کر اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ بچوں کی سائنس سے عدم دلچسپی اور سائنس کو ایک خشک مضمون سمجھنے میں اساتذہ کی کمزوری کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طلباء اساتذہ کے خشک و ترش مزاج اور غیر مؤثر طریقہ تدریس کی وجہ سے سائنس جیسے دلچسپ معلوماتی مضمون سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اردو زبان میں سائنس کی تدریس کے لیے نصاب اور کتاب کے ساتھ باصلاحیت بچوں کے لیے معاون استاد کا انتظام بھی ضروری ہے۔ میں آخر میں عبدالحق یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر مظفر شاہ میری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اہم ورکشاپ میں آن لائن شریک ہونے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔